लेकर कि लोग क्या सोचते हैं बजट के बारे में, उनको क्या मिला, क्योंकि किसान हो, महिलाएं हो या शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, हर वर्ग ये आस लगाए बैठे था कि उनके लिए क्या होने वाला है इस बार, उनके लिए सरकार क्या करने वाली। लेकिन टैक्स में तो इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ। और अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए सी मार्च का यहाँ पर इस बार ऐलान किया गया है, यानी कि पिछली बार जिस तरीके से लक्ष्मी दीदी जो लखपति दीदी है उसका ऐलान हुआ था, उसके बाद इस बार जो है वो सी मार्च का ऐलान किया गया है, जिससे जो महिला अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहती हैं उनको काफी सपोर्ट मिलेगा, समर्थन मिलेगा सरकार की ओर से। इसलिए सी मार्च का इस बार ऐलान किया गया है। और इसके अलावा किसानों के लिए हालांकि जो AI टूल है उसका उपयोग अब वो कर पाएंगे ताकि वो उस भाषा को समझ पाएं, जो भी समस्या उनको आ रही है वो अब AI टूल के माध्यम से वो समझ पाएंगे। ये जो है वो इस बार बजट में मेंशन किया गया है। इसके अलावा कई और भी बड़ी बातें हैं, कई और भी बड़े ऐलान हैं जो कि रेलवे को लेकर भी सरकार की ओर से किए गए हैं, बजट में शामिल किए गए हैं। और कैंसर, डायबिटीज से जुड़ी 17 दवाएं हैं जो कि सस्ती होंगी। ये बहुत बड़ा कदम है उन खास तौर से मरीजों के लिए जिनको कैंसर है, डायबिटीज है, तमाम कोई भी गंभीर बीमारी है, अब दवाएं सस्ती होने वाली हैं। मछली पकड़ना सस्ता होगा, ढुलाई करना सस्ता होगा, कुरियर से सामान अगर भेजना है तो वो सस्ता होगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आई है, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त किस तरीके से जो बड़ी अपडेट है वो इस वक्त सामने आ रही है, किस तरीके से जो बड़ा कदम है वो लिया गया है। तो इस वक्त ICI के पूर्व चेयरमैन अमित गुप्ता जो है वो जुड़ चुके हैं, सीधा उनका ही रुख कर लेते हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आपने पूरा बजट देखा, लेकिन इस बजट में हालांकि इस बार पिछले साल को देखते हुए जो टैक्स पेयर्स है वो उम्मीद लगाए बैठे थे, हालांकि ये पहले से क्लियर कर दिया गया कि इस बार जो टैक्स पेयर्स है उनको कोई राहत नहीं मिलेगी, यानी कि जो अभी टैक्स स्लैब्स है वो वैसी की वैसी रहने वाली है। लेकिन आपने क्या देखा, क्या वो बड़ी बातें आपकी नजर में रही इस बजट में जो आम व्यक्ति को, आम आदमी को राहत देने वाली है? अमित जी। सर अपने आप को प्लीज म्यूट करिए, अनम्यूट करिए। साक्षी जी, आज जो ये बजट पेश किया गया है ये युवा शक्ति विकसित भारत बजट है। जैसा कि आपने कहा कि टैक्स स्लैब में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, लेकिन टैक्स स्लैब के अलावा इसमें इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्सेस की हम बात करें, काफी प्रोसीजरल चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि नया इनकम टैक्स कोड 2025 एप्लीकेबल हो जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। टैक्स रेट में हमने जैसे कहा कि कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा मैं एक और महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ लेके जाना चाहूंगा कि जो ओवरसीज टूर पैकेज है या एजुकेशन के लिए जो रेमिटेंस रहता है उनके ऊपर जो TCS रेट है वो 5.5% से रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो बिलेटेड टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जो 31 दिसंबर रहती थी उसको भी चेंज करके एडिशनल 3 मंथ्स का टाइम दिया गया है, जो कि अब 31 मार्च रहेगा। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी रेसिडेंट किसी नॉन रेसिडेंट से कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करता था, उसको उस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स काटने के लिए टेम्परेरी टैन नंबर की रिक्वायरमेंट होती थी, जो कि अब नहीं रहेगी। वो पैन के बेस के ऊपर उसका टैक्स काट के डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स रहती है डिपार्टमेंट की और अपील और उसका डिसीजन एसएससी के अगेंस्ट आता है, तो जो पहले प्रोसीजर था कि आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करते हैं तो आपको 20% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी डिपॉजिट करना होता था, जो कि अब रिड्यूस करके 10% कर दिया गया है। तो ये सब प्रोसीजरल चेंजेस किए गए हैं जो कि वेलकम चेंजेस है। इसके अलावा हमने देखा कि कस्टम में भी आपका इंपोर्ट ड्यूटीज काफी आइटम्स के ऊपर कम किया गया है, टैरिफ रेट्स कम किए गए हैं, कैंसर की मेडिसिन सस्ती हो गई है, एडवांस रूलिंग की जो वैलिडिटी है वो भी 2 इयर्स के बढ़ा के 5 ईयर कर दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर टैक्स नियमों में जो बड़े बदलाव हुए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण और आप इनको काफी वेलकम भी कर रहे हैं। इस पर मैं बात करूंगी आपसे विस्तार से, लेकिन उससे पहले ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी नजर में टैक्स से हटके इस बार कैसा बजट आपको लगा है, बजट कैसा रहा आपकी नजर में?
ओवरऑल? अगर मैं जनमानस सामान्य जनमानस की बात करूं तो लोगों को ये उम्मीद थी कि लास्ट टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बेहतरीन को तोहफा दिया था कि अप टू 12 लाख ऑफ इनकम देयर इज नो टैक्स। लोगों की ये उम्मीद थी कि वो एक स्लैब बढ़ के 12 से कम 15 लाख हो जाएगा, और जो मैक्सिमम टैक्स रेट है अबाउट 24 लाख रुपए, उसके ऊपर भी उम्मीद थी कि वो 30 या 40 लाख रुपए तक हो जाए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि टैक्स फ्रंट के ऊपर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिला है, और जैसा कि लोगों को उम्मीद थी उस पर जरूर निराशा होगी, या उनकी मैं कहना चाहूंगा कि एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई है। बट इसके अलावा जो प्रोसीजरल रिफॉर्म्स किए गए हैं वो सभी वेलकम रिफॉर्म्स है, और वो टैक्स पेयर को हेल्प देगा और इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प देगा। यहाँ पे एक चीज है कि जो टीसीएस इसको 5% से घटाकर 2% किया गया है शिक्षा और स्वास्थ्य में, खास तौर से जो तमाम दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो समझना चाहेंगे कि टीसीएस होता क्या है और उनको अगर उसको घटाया गया है तो उससे क्या फायदा उनको मिलने वाला है। मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ कि फॉर एग्जांपल कि आपको अपने किसी रिलेटिव के लिए 10 लाख रुपए आउट ऑफ इंडिया भेजना है, तो पहले रिक्वायरमेंट थी कि जब आप ये पैसा 10 लाख रुपए, अमाउंट कैन बी द एनीवन, आप ये आउटसाइड कंट्री भेजेंगे तो 50,000 रुपए 5% आपको गवर्नमेंट को एज ए टैक्स डिपॉजिट करना होता था, जो कि बाद में आईटीआर के समय एडवांस टैक्स के रूप में ट्रीट होता था। अब वो रेट 5% से रिड्यूस करके 2% हो गया है, तो इसका मतलब हुआ कि पहले जो 10 लाख के ऊपर आपको 50,000 रुपए टैक्स डिपॉजिट करना पड़ रहा था, वो 20,000 रुपए ही डिपॉजिट करना होगा। तो इससे क्या होगा कि एक लिक्विडिटी बनी रहेगी टैक्स पेयर के हैंड में, कि उसका पैसा टैक्स के रूप में ब्लॉक नहीं हो पा रहा है। इन दी सिमिलर मैनर एजुकेशन सेक्टर के ऊपर ये रिलीफ मिली है, ट्रैवल के ऊपर भी रिलीफ मिली है कि अगर आप टूर पैकेज परचेज कर रहे हैं तो अब आपका केवल 2% पैसा ही आपका एज ए टैक्स के रूप में डिपॉजिट हो। ठीक है अमित सर, आप बने रहे, मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि निश्चित तौर पर जो तमाम व्यूअर्स इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो दर्शक इस वक्त जुड़े हैं, वो सुनना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं आम भाषा में, सरल भाषा में, कि उनके लिए जो बजट आया है उसमें है क्या इस बार भले ही टैक्स स्लैब में एक बड़ी जो राहत है वो नहीं मिली हो, लेकिन जो टैक्स नियम में बदलाव हुए हैं वो उनके जीवन को कैसे आसान करने वाले हैं ये समझेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गुलशन, क्योंकि बजट आ चुका है और जो टकटकी थी लोगों की वो लगातार थी टीवी पर कि उनके लिए क्या है, आपकी मौजूदगी कहां पर इस वक्त है, और आपके अगर आसपास लोग हो तो उनसे जानिए रिएक्शंस क्या हैं लोगों के। देखिए, बिल्कुल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज 85 मिनट का जो आम बजट को लेकर भाषण दिया है। आम बजट में जो टैक्स में कोई राहत नहीं मिली, हालांकि जो नौकरी पेशा लोग हैं वो मेरे साथ इस समय है, उनसे हम जानते हैं इस बार का जो बजट है किस तरीके से आपको लग रहा था कि बजट होगा, और कैसा बजट आप देख रहे हैं। सैलरी पेशा लोग तो बहुत निराश हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में थोड़ा इंक्रीमेंट हो। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन नहीं बढ़ सका तो कुछ सेविंग स्कीम्स जैसे एनपीएस, पीएफ, ये सब ऐड होनी चाहिए थे ताकि आम आदमी को थोड़ी राहत मिले। लेकिन इन्होंने स्लैब में कुछ चेंजेस की गई हैं, जिसकी वजह से आम आदमी, स्पेशली जो सैलरी पेशा लोग हैं, वो बहुत ही निराश हैं और उनको कोई भी फायदा नहीं हुआ है इस बजट से। जो रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए जो 3 महीने का ज्यादा समय दिया है, पहले आप 31 दिसंबर तक भरते थे, अब 3 महीने 31 मार्च तक, कैसा देख रहे हो रिवाइज रिटर्न फाइल को आप। वो थोड़ा डेफिनेटली फायदा है आम जन को, उनको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा, उनको थोड़ा समय मिल पाएगा, जल्दीबाजी में वो फाइल नहीं करेंगे, तो इससे थोड़ा सा बेनिफिट है। क्या उम्मीद थी आपको बजट से, और क्या बजट देख रहे हैं जो पेश हुआ है। बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि मेडिकल सेंटर में कुछ रिलैक्स मिलेगा। इन्होंने ये कहा है कि ये एक नए कैंसर स्पेशलिस्ट के ऊपर 10,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, लेकिन वो बनाने का खर्चा अभी शुरू हुआ है, बनाने में कितना टाइम लगेगा अभी इसको कोई अंदाजा नहीं है। दूसरा, मिडिल क्लास, अगेन सैलरी पेशा आदमी हमेशा अपने इनकम स्लैब्स को ऊपर बढ़ाने के लिए लगा रहता है। तीसरी चीज जो इन्होंने सबसे बढ़िया की है, जो मुझे लग रहा है कि हाँ इन्होंने इस बार कुछ अच्छा काम किया है, वो सिर्फ यही हुआ है कि बजट आने के बाद हमारा सेंसेक्स टूटा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी जान रहे हैं कि इकोनॉमी इस पॉइंट पर आ चुकी है जहां डॉलर बढ़ता जा रहा है, वीक गिरता जा रहा है, और सोना आम आदमी की पहुंच में अब बहुत दूर निकल चुका है।
तो ऐसे रिवाइव सिस्टम की जरूरत है जिससे एटलीस्ट हमारी जो मोनोपोली है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर और सोने के ऊपर वो थोड़ी सी ज्यादा रहे। एंड अगेन जो हर साल पिछले 9-10 साल से हम वेट कर रहे हैं कि कब जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल आएगा, जिससे हमारी सबसे बड़ी राहत, तो हम 40% टैक्स पेट्रोल पे दे रहे हैं, चाहे वो आम आदमी के लिए बेटर होगा, नॉर्थ के लिए बेटर होगा। टूरिस्ट को लेकर के कहा है कि टूरिस्ट पैलेस जो है बनेंगे, उससे क्या फायदा आप देख रहे हैं? ठीक है ये टूरिस्ट पैलेस गुलशन, आप बने रहिए, मैं आऊंगी आपके पास इस वक्त, क्योंकि बजट की बड़ी बातें क्या रही वो एक बार हम समझाते हैं व्यूअर्स को। देखिए 15 पुरातात्विक स्थलों को विकसित किया जाएगा, ये ऐलान जो है वित्त मंत्री की ओर से किया गया है। इसके अलावा और क्या कुछ ऐलान किया है वो भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। कहा गया कि महिला उद्यमियों के लिए सी मार्ट जो है उसका ऐलान हुआ है। हालांकि इसको शी मार्ट करके लिखा गया है और शी मार्ट का ऐलान किया गया है। साथ ही फेमा की समीक्षा की जाएगी, ये भी वित्त मंत्री की ओर से कहा गया जब वो बजट को पढ़ रही थी संसद में। और इसके अलावा बड़ी बातें क्या रही वो भी आपको बताते हैं कि सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे। इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम है जो कि अब सभी जिलों में होगा। इसके बारे में भी उनकी ओर से कहा गया कि 4000 ई बस चलाने का भी ऐलान हुआ है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन मोड के हिसाब से भी ये महत्वपूर्ण है कि ई बस जो है वो चलाई जाएंगी, संख्या 4000 रहेगी। साथ ही राज्यों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की अनुदान राशि जो है वो दी जाएगी, ये भी जो है वित्त मंत्री की ओर से कहा गया। बड़ी बातें हैं ये। साथ ही 4.5% से नीचे राजकोषीय घाटे का लक्ष्य पूरा किया गया है, ये भी उनकी ओर से बताया गया संसद भवन में। वित्तीय घाटा 4.3% रहने का अनुमान है, ये भी उनकी ओर से बताया गया, क्योंकि इसी के आधार पर जो पूरा लेखा जोखा है वो भी तय किया जाता है। साथ ही साथ शुगर और कैंसर की दवाइयां सस्ती होंगी, ये भी उनकी ओर से कहा गया। हालांकि इसको लेकर लगातार हम ये जानकारियां भी तमाम व्यूअर्स को दे रहे हैं। अमित जी, देखिए आपने पूरा बजट सुना अच्छे से। अगर हम खास तौर से बात करें टैक्स को लेकर ही, तो इसमें जो टैक्स विवाद से जुड़ी चीजें पहले हुआ करती थी, असेसमेंट और पेनल्टी को लेकर, उस बार सरकार ने फैसला लिया कि उनको जोड़ा जाएगा एक साथ और एक कॉमन ऑर्डर जारी किया जाएगा। अब तक क्या होता आया है और अब तक क्या दिक्कतें पेश आती थी, और अब जब इसको कॉमन ऑर्डर के तहत एक साथ कर दिया जाएगा तो भविष्य में किस तरह की जो चीजें वो सामने आ पाएंगी? मैं बताना चाहूंगा कि अब तक जो प्रोसेस था कि अगर आपका कोई भी असेसमेंट का केस ओपन होता है और या केस चलता है, तो सबसे पहले असेसमेंट ऑर्डर पास होता था, और असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाने के बाद जो ऑफिसर है वो पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती थी एंड उसके बाद पेनल्टी ऑर्डर पास होता था। तो इसमें इश्यू ये था कि अगर आप असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में जाते हैं और जब तक अपील का डिसीजन नहीं होता है, आपका पेनल्टी प्रोसीडिंग्स स्टॉप हो जाती है, रुक जाती हैं, उसके ऊपर आपको स्टे मिल जाता था। और जब अपील का एक बार ऑर्डर फाइनलाइज ऑर्डर आ जाता है, देन लेटर ऑन अगेन अगर वो आपके अगेंस्ट होता है या आपके फेवर में होता है, देन पेनल्टी ऑर्डर के ऊपर असेसमेंट पेनल्टी ऑर्डर के ऊपर प्रोसीडिंग्स अगेन ओपन हो जाती थी। तो इन सब चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जब असेसमेंट ऑर्डर पास होगा उसी के साथ ही आपके पेनल्टी ऑर्डर भी पास हो जाएगा, ताकि अगर आपको अपील करना है तो दोनों फ्रंट के ऊपर आप साइमल्टेनियसली अपील कर सके। एंड उसमें गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का भी टाइम की सेविंग रहेगी, एसएससी के टाइम की भी सेविंग रहेगी कि इन सिंगल गो आपका दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपका डिसीजन आ जाए। देखिए अमित जी, हम लगातार जो टैक्स से जुड़ी जानकारियां हैं वो तो आपसे मैं हासिल कर ही रही हूं, लेकिन एक बार जो बजट आने के बाद शेयर बाजार में गिरावट आई है, इस पर भी एक बार आपका रिएक्शन। मैं कहना चाहूंगा कि जो शेयर बाजार में गिरावट आई है उसमें एक बड़ा रीजन है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर जो एसटीटी को इंक्रीज किया गया है। फ्यूचर्स के ऊपर एसटीटी जो पहले 0.02% था वो इंक्रीज करके 0.05% किया गया है। इन दी सिमिलर मैनर ऑप्शंस के ऊपर भी एसटीटी को ऑलमोस्ट डबल किया गया है। और मेरा मानना है कि जो ये गिरावट है ये एक शॉर्ट टर्म गिरावट है और बड़ी तेजी से रिकवरी हो जाएगी। अगर मैं ये कहूँ कि अगर जिस समय निर्मला सीतारमन मैम ये 2 प्रोविजंस को अनाउंस कर रही थी अपनी बजट स्पीच में, उस समय लगभग मार्केट सेंसेक्स लगभग 1700 पॉइंट डाउन चला गया था, जो कि बाद में रिकवर होके आई थिंक इस समय लगभग 1000 पॉइंट डाउन है। तो शेयर बाजार में जो गिरावट है मेरा मानना है कि वो टेम्परेरी गिरावट है और वो आने वाले दिनों में उसका इजिली वो कवर अप कर जाएगी।
चलिए, आपकी इस बात को सुनकर तमाम जो इन्वेस्टर्स होंगे वो काफ़ी राहत और उम्मीद ज़रूर लगाएंगे। लेकिन जिस तरीके से जो व्यापार वर्ग था, और यहाँ पर मैं हालांकि महिलाओं को लेकर तो सी-मार्ट की ऐलान किया है वित्त मंत्री, लेकिन जो व्यापार वर्ग था मेजरली उनको निराशा हाथ लगी है, उसको लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्या आपको लगा इसमें, उनको क्या हाथ लगा है? इसमें मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ आपको लेके जाना चाहूंगा कि जो एसएमई सेक्टर के लिए गवर्नमेंट का जो व्यू है कि इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई फंड क्रिएट करने का वादा किया है कि जो आपके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उनको अगर फंड की रिक्वायरमेंट रहती है, कोलेक्टर फ्री फंड की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इजीली उनको मिल जाएगा फंड। अगर मेरा मानना है कि एसएमई सेक्टर है देश की इकोनॉमी के ठीक है। लिए और एक बहुत बड़े पोर्शन को एम्प्लॉयमेंट भी जी बिल्कुल अमित जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात जो है रखी है और बहुत जानकारी दी है हमारे व्यूअर्स के लिए। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर कृष्णलाल पंवार जुड़ रहे हैं। कृष्णलाल पंवार जी, बहुत स्वागत है